मैं मेंटली प्रिपेयर रहूं। दूसरी बात जो सर ने बोला, 2015 के बाद इशू बढ़ा, सरकार ने 6 साल फीस बढ़ाने की परमिशन नहीं दी। मैं सर की बात को पूरी तरीके से काटूंगी, ये प्रूफ है एजुकेशन डिपार्टमेंट की साइट पे, स्कूलों के ऑडिट किए गए। यस, क्योंकि ये कोर्ट में केस गया था, 2016 में डिवीजन बेंच का ऑर्डर आया था कि उसमें स्कूलों को सेग्रीगेट कर दिया, सरकारी लैंड पे स्कूल और प्राइवेट लैंड पे स्कूल। प्राइवेट लैंड के स्कूलों को हटा दिया, अब सरकारी लैंड मतलब डीडे लैंड के स्कूलों को लिया गया। उसमें भी डीडे लैंड के उन स्कूलों को ज्यादा फोकस वहां पर आ गया जिनके ऊपर लैंड क्लॉज लगता है। लैंड क्लॉज का मतलब होता है जब डीडीए ने उनको लैंड दी, उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि आप फीस बढ़ाने से पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेंगे। तो ये घट के जो संख्या है मात्र 20% स्कूलों तक फोकस हो गई, और आज जितना गेम चल रहा है 20%। और मैंने क्यों बोला 2015 के बाद, सर ने बोला 6 साल तक नहीं हुआ, मैं ये बात को इसलिए काट रही हूँ क्योंकि हमने ऑडिटेड रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। समस्या क्या आई है यहाँ पे, सरप्राइजिंग है, बैक डेट में आप स्कूलों का ऑडिट कर रहे हो। 2021 में ऑडिट करके कह रहे हो, कब का ऑडिट हो रहा है, 2017-18 का ऑडिट करके कहते हैं कि आप अक्टूबर 2021 से या 2022 में आप फीस बढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपने उनका टाइमली ऑडिट क्यों नहीं किया? और यहाँ पे अगर हम सरप्राइजिंग देखते हैं, मात्र 350 स्कूलों ने प्रायर अप्रूवल के लिए कम से कम फाइनेंशियल तो सबमिट ही करवाने थे ना, ये तो मेरा लॉ कहता है, बट सबमिट ही नहीं करवाए। किसी भी गिवन ईयर में प्रमिला जी 230 स्कूलों ने ही अपना सबमिशन दिया है। और ये बात सिर्फ, यही बात मैं कह रहा था। ठीक है, एक चीज और ऐड करूंगी, दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये सारे पूरे देश का, हम दिल्ली की बात करें। एक चीज और जैसे सर ने बोला स्कूलों के खर्चे, देखिए मैं मानती हूँ स्कूल चलाना है, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट आनी है, सबसे हम लोग तैयार हैं। पेरेंट ये नहीं कह रहा मैं फीस नहीं दे रहा, तभी मैं कह रही हूँ पेरेंट सारी फीस दे रहा है, जो लीगल फीस है वो सारी दे रहा है। पेरेंट कभी नहीं कहेगा, स्कूल कहेगा कि मुझे डेवलप करना है, तुम तैयार हो? हाँ जी हम तैयार है, पैसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तभी पेरेंट्स प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। जो आपने बोला ना, क्यों नामी गिनामी की तरफ जा रहे हैं, क्यों? हमें फैसिलिटी चाहिए, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मेरी जेब पैसा है, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं पैसा देने को तैयार हूँ। बट समस्या आती है जब हम ऑडिटेड रिपोर्ट्स पढ़ते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 7th पे कमीशन भी आज की डेट में टीचर्स को नहीं दिया जा रहा। आपके पटल से मैं इस मुद्दे को इसलिए उठाना चाहती हूँ, मुझे पता है आने वाले समय में 8th पे कमीशन के पीछे झगड़ा होगा, फिर दिल्ली में हाहाकार होगा। आज जब कागजों में, शिक्षा विभाग के कागजों में ये साफ साफ है कि टीचर्स को 7th पे कमीशन नहीं दिया जा रहा, आप मुझे बताइए जब वो 8th पे कमीशन के हिसाब से जब फीस बढ़ाएगा तो पेरेंट्स क्यों देगा? ये आप लोगों को शायद सबसे बड़ा कारण ये देखिए, मैं माफ करिएगा, यहाँ आपसे मैं बहुत सी चीजों में एग्री कर रहा हूँ। 7th पे कमीशन इसलिए नहीं दिया जा रहा कि 6 साल फीस नहीं बढ़ी, फीस नहीं बढ़ी। और ये मैं आपसे पर्सनली बैठ करके डिबेट भी कर सकता हूँ। सवाल ये है, वो बिल्कुल सहमत नहीं है। हाँ, सर इक्का दुक्का स्कूल की बात को छोड़ दीजिए। ऑडिट किसका काम करना है? डिपार्टमेंट का। हम ऑडिट रिपोर्ट नहीं भेजते, हम अपनी रिपोर्ट भेजते हैं। हम हमारे जो सीए है वो बना करके भेजता है, हमारा अकाउंटेंट बना के भेजता है स्कूलों वालों का, वो देखते हैं। ऑडिट करना उनका, वो ऑडिट कोई नहीं हुआ। और दूसरी, जब फीस नहीं बढ़ी, फिर जब प्रेशर हमने डाला तो एक ऑर्डर आया कि 15% फीस आप बढ़ा लीजिए 2017 में जी। और 2017 में जब हमने कुछ स्कूलों, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आपको हर क्लास के एक पेरेंट का होना जरूरी है, डिपार्टमेंट के इतने अधिकारियों का होना जरूरी है, पेरेंट्स का होना चाहिए, और उसका वीडियोग्राफी होनी चाहिए, एंड देन यू एक्सप्लेन व्हाई यू रिक्वायर। नहीं, एक आप ये सारी बातें जब हम करते हैं जी, देर से दखल नहीं दिया, और मैं समझता हूँ कि उसकी अब आवश्यकता है। वो ये है कि देखिए, पिछले ढोल हमें नहीं पीटने चाहिए। लेट अस ड्रॉ ए लाइन टुडे। मैं बिल्कुल सहमत हूँ दोनों विशेषज्ञों की बातों से, लेकिन मेरा मानना ये है कि आज की क्या परिस्थिति है, अब आगे क्या, ये लेके हमको चलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि स्कूल लेवल पे पेरेंट्स की, टीचर्स की, उन लोगों की, और इवन एम्प्लॉइज, इन सब की एक कमेटी बननी चाहिए। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट दे। स्टेट ये है स्कूल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बननी चाहिए, स्टेट लेवल पे कमेटी बननी चाहिए, उसके मीटिंग्स हों और वो बताएं कि ये रिक्वायरमेंट है। अगर कोई स्कूल स्विमिंग की व्यवस्था अपने छात्रों के लिए दे रहा है तो वो 10 रुपए ले सकता है, घुड़सवारी की अगर सेवा दे रहा है तो वो 15 रुपए ले सकता है। ये से एक अवलोकन करके, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके
आप उसको कर सकते हैं। और ये बहुत ही साधारण है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा कोई मिसाइल का प्रोग्राम नहीं चाहिए। एक्चुअली जो इतनी हम सारी बातें इतनी सुन रहे बातें हैं, कि ऑडिट नहीं हुआ, अरे भाई ऑडिट अगर नहीं हुआ, 93 का जजमेंट, एक माँ बाप देखिए कोई अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, उसको क्या बिल्कुल बहुत सूक्ष्म में बताता हूं कि जजमेंट ने एक परिपाटी दे दी आपको कि आप कमर्शलाइजेशन नहीं करेंगे, कर सकते, ये that's right. फंडामेंटल राइट है, ये है, ये एक बड़ा ब्रॉड स्केल दे दिया। उसके बाद एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन तो स्कूलों को और सरकार को करना। मैं यहां पे बहुत कटु शब्द इस्तेमाल करूंगा, सरकारें और एज वेल एज स्कूल दोनों इस चीज को अचीव करने में फेलियर हुआ है उनका। आपको रिपोर्ट्स भेजनी चाहिए समय पे, ऑडिट नहीं हुआ तो उन अधिकारियों के खिलाफ एक बार कार्रवाई कीजिए, जिंदगी भर ऑडिट सही समय पे होगा। जब अगर अधिकारी को पता होगा कि ये ऑडिट अगर मैंने 30 तारीख, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक नहीं किया तो ये होगा। आज इनकम टैक्स में अगर मेरी रिटर्न 30 सितंबर को जानी है, ऑडिटेड रिपोर्ट जाती है, अगर मैं नहीं देता हूं तो 5,000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगता है। क्यों नहीं ऐसा लग सकता? देखिए ये बहुत ही एक साधारण रास्ता है जिस पे चलना है। स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे कमिटीज बनाइए, रेनाउंड एजुकेशनिस्ट ये बैठे हुए हैं, इन लोगों को लीजिए ना, पेरेंट्स बैठे हुए हैं, इनको लीजिए, इनके एक्सपीरियंसेस है, क्या मजबूत पॉलिसी बन सकती है। और तो और आपको कोविड का वो वक्त अपराजिता जी याद होगा जब कहा गया था फीस बढ़ेगी नहीं, और वो कुछ स्कूलों ने वो फीस वापस की थी। तो उस वापस देने की भी सूचना केवल जो पेरेंट्स हक की लड़ाई लड़ रहे थे उनको मेल में प्राप्त हो गई और उन्होंने क्लेम कर लिया, इसलिए वो फीस उनको वापस मिल गई। यानी अगर आपको उस बच्चे की फीस एक निश्चित दायरे में देनी है, या फिर आप चाहते हैं आपका बच्चा स्कूल में पढ़े, आपको क्या क्लास की लड़ाई कोर्ट में ही लड़नी पड़ेगी? बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये होना क्या चाहिए था इसकी जगह कि जैसे ही वो फीस रिटर्न का मामला आया, प्रत्येक बच्चे के अकाउंट में अपने आप से चली जानी चाहिए थी। अपने आप से, अगर मैं हूं कि मैंने फीस दी है, अगली वाली मेरी फीस लेनी नहीं चाहिए उनको, इस तरह का कुछ होना चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो वो पैसा स्कूल के पास नहीं रहना चाहिए, एक फंड में चला जाना चाहिए। समथिंग ऑफ एक स्ट्रिक्ट बॉर्डर, आप लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेगी। मेरा मानना सिर्फ सूक्ष्म में यही है कि आप इन पॉलिसीज का, इन कानूनों का एक बनाइए, नियमों को बनाइए, रूल्स रेगुलेशंस को बनाइए, और बड़ी मुझे अभी इम्प्लीमेंटेशन जरूर तो होगा ही। अगर कानून अभी एक कदम जो नई सरकार ने शायद उठाया है, कोई ऑर्डिनेंस तैयार हुई है, लेकिन उसमें भी अभी मैं आ रहा था तो मुझे पता चला कि वो भी उसमें समय लग रहा है। अरे भाई जब ऑडियंस बन गई तो उसको पब्लिक पटल पे रखिए, लोग उससे डिस्कशन करें उस पे अपनी। देखिए जब भी कोई कानून बनता है प्रमिला जी, तो वो पब्लिक के लिए ओपन डिबेट के लिए छोड़ा जाता है, कमेंट दिए जाते हैं। वक्फ बोर्ड का कानून बना तो 1.5 लाख से ज्यादा चिट्ठियां या 1.5 करोड़ चिट्ठियां गई। क्यों? क्योंकि पंप इन करके लोगों से कहा गया कि आप लिखिए। तो ऐसे हर कानून में अगर कोई इनकम टैक्स में तब्दीली होती है तो वो लिख के देते हैं कि भाई आप अपना कानून बन रहा है, अपना सजेशन दीजिए। तो सजेशन देने वाले लोग हैं, हर चीज है, क्यों नहीं अब करने की देरी है। हम 93 से जब चर्चा कर रहे हैं तो नई सरकार में फिर हमको 100 दिन हुए तो थोड़ा, हम उस देश के वासी हैं यहाँ पर कहा करते गुरु गोविंद दोनों खड़े। कहाँ गई वो समस्या, वो कहाँ गई परंपरा है, वो हमारी खत्म हो गई। आज गुरुओं की मैं समझता हूँ हमारी पीढ़ी में तो हम देखते हैं तो चरण भी छू लेते हैं। बिल्कुल। आज वालों को आप देख लीजिए, मुझे नहीं। मैं आप लोगों से सबसे, ये मेरे पास कुछ स्कूलों की फी का स्ट्रक्चर है, तो इसको मैं चार्जेस आप बोल रही हूँ, तो इसमें से कौन सा लगना ज़रूरी है, कौन सा जायज़ है कौन सा जायज़ नहीं है। जैसे ट्यूशन फीस है, डेवलपमेंट फ़ी है, वॉच एंड वार्ड चार्जेस हैं, स्टूडेंट बेनिवोलेंट फंड है, एजुकेशन एंड फील्ड एक्सिक्यूशन फी है, स्टूडेंट मेडिकेयर फी है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं। ये आप इसको आप भी पढ़ते चलिए। मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ। सर बता ट्यूशन फी, डेवलपमेंट फंड जी, और ये एनुअल चार्जेस, ये लेजिटिमेट चार्जेस हैं। इसके अलावा और उसकी भी ईआरपी और मिड डे मील तो सरकार दे रही है भाई। नहीं, मिड डे मील जो प्राइवेट स्कूल देता है, मैं आपको बता देती हूँ। आपने जैसे पुरंग सर के बात को मैं सपोर्ट करूँ, टोटल जो हेड्स होते हैं, जब पहली बार आप बच्चे का एडमिशन करवाते हैं तो आई डोंट नो आपने हरिद्वार वगैरह का भी लिया हुआ है, दिल्ली का अगर कोई है तो आपके कुछ चार्जेस होते हैं। 200 रुपए आपका एडमिशन फीस होती है, कॉशन मनी होती है,
और आपका सर थर्ड क्या है, मैं मिस कर रही हूँ, रजिस्ट्रेशन फीस होती है। ये कुल मिला के करीबन 750 रुपए बनते हैं। बस। ठीक है, ये 750 आपकी वन टाइम पेमेंट है जब आप बच्चे को एडमिशन कॉशन मनी वापस होगी। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हमारे सर ने जो कोर्ट के ऑर्डर्स का रेफरेंस किया था, कॉशन मनी 500 रुपए वो वापस होती है। जो सर ने कोर्ट का रेफरेंस दिया था उसको मेंशन करते हुए बता रही हूँ, ये है डिसाइडेड हो गए। जो दुग्गल कमेटी एक बैठी थी उसने एक डिसाइडेड किए। 3 तो ये हो गए। उसके अतिरिक्त कौन से होते हैं? ट्यूशन फीस होती है, एनुअल चार्जेस होते हैं, डेवलपमेंट फीस होती है टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। आप मुझे समय दीजिएगा, वो भी एक्सप्लेन करूंगी। इसके अतिरिक्त जो भी होता है दैट कम्स अंडर ईएमआर लेविस। ईएमआर लेविस ये होता है जो फैसिलिटी ले रहा है। जैसे सर ने बोला किसी को हॉर्स राइडिंग करवानी है, स्विमिंग करवाना है, जो इंटरेस्टेड है उनसे पैसा लीजिए। बेस्ट एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट का। अगर मैं स्कूल का ट्रांसपोर्ट यूज कर रही हूँ